छोटी सी सलाह आपको देना चाहूँगा कि हम अक्सर वीडियोस को, मैं खुद भी, मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, कोई भी वीडियो देखते हैं तो जंप कर करके देखते हैं। एंटरटेनमेंट का वीडियो और एजुकेशन के वीडियो में फ़र्क होता है। आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए या तो मत देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो टीचर के भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। Hello students, in today's session we will do one more problem on rotational motion, and it is a slight modification of regular physics questions that you do in standard textbooks, and this is a question picked from some erstwhile Olympiad problem. In fact, it is not exactly the Olympiad problem. I have modified it a bit to make it easy for you to understand. This is a ball of radius r. It is placed on a rough horizontal surface and it is given a sharp blow at a height 3r by 2 above the floor. This height is 3r by 2, that is r by 2 above the center of the ball. If this is the center, then this blow has been given at a height of r by 2 above the center of the ball. And the ball begins to move and comes to rest after some time. Obviously, if you give it a sharp blow, in general, the ball will acquire a translational motion as well as some rotation. It will have some rotation also. So, in general का मेरा मतलब है सामान्यतः अगर हम randomly कहीं पे ऐसा हिट कर दें तो बॉल के पास एक फॉरवर्ड वेलोसिटी भी आ जाएगी और साथ में एक स्पिन भी आ जाएगा, क्योंकि अगर ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास नहीं हो रहा है तो इस फोर्स का सेंटर के अबाउट में टॉर्क भी होगा, जिसकी वजह से एक स्पिन आ सकता है। ये स्पिन इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कहां पे किस डायरेक्शन में कैसे हिट किया है। बट एक जनरल बात कि जब आपने हिट किया तो एक वेलोसिटी भी आ गई और एक ओमेगा भी आ गया। अब आप सभी ने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं कि इनिशियली वी ओमेगा आर के इक्वल नहीं है, वी ओमेगा आर के इक्वल नहीं है, तो ये बॉल जो मूव कर रहा है इट इज रोलिंग विथ स्लाइडिंग, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट ग्राउंड के ऊपर चल रहा है, पर फ्रिक्शन थोड़ी देर में इस मोशन को प्योर रोलिंग मोशन में कन्वर्ट कर देता है। अगर v बड़ा है ओमेगा आर से तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा और v को छोटा करने लगेगा और फ्रिक्शन का टॉर्क ओमेगा को बढ़ाना भी शुरू कर देगा। तो थोड़ी देर में v और ओमेगा आर दोनों इक्वल हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद हमें ऐसा कुछ दिखाई देता है कि बॉल की वेलोसिटी उसकी एंगुलर वेलोसिटी के बीच में ऐसा कुछ रिलेशनशिप है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। प्योर रोलिंग शुरू हो गई। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जब ये सिचुएशन आई तो उस समय एक्चुअली v और ओमेगा दोनों जीरो हो गए। दैट मीन्स बॉल मूव कर रहा है, इट इज स्लिपिंग, v इज नॉट इक्वल टू ओमेगा आर, और जब फाइनली प्योर रोलिंग शुरू हुई, इनफैक्ट नहीं हुई, प्योर रोलिंग होती है जब v ओमेगा आर के इक्वल हो और v और ओमेगा आर दोनों जीरो हो जाए तो बॉल रेस्ट में ही हो गया। तो फाइनली ऐसा देखा गया कि v और ओमेगा दोनों एक साथ जीरो हो गए। बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की है तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिले होंगे जिसमें ऐसा हो सकता है कि बॉल को आपने बहुत स्पिन दे दिया था, बहुत भारी स्पिन दे दी थी, v बहुत कम था, तो थोड़ी देर के बाद हम ऐसा देख सकते हैं अगर आपने भारी स्पिन दे दिया, बहुत जबरदस्त है ओमेगा आर की वैल्यू, तो फ्रिक्शन एक्चुअली इस डायरेक्शन में हो जाएगा और ये v को बढ़ाना शुरू कर देगा और ओमेगा जो है धीरे धीरे घटने लगेगा। ठीक, ऐसा हो सकता है कि ओमेगा घट रहा है, v बढ़ रहा है, v एग्जैक्टली इक्वल टू ओमेगा आर हो जाए, बिल्कुल ठीक। लेकिन इमेजिन करो कि कहीं तुमने ऐसा देखा कि हमने इसको उल्टा ओमेगा दिया, जस्ट एक मिनट इमेजिन करो, उल्टे डायरेक्शन में ऐसा ओमेगा दे दिया, ठीक है, v इधर दिया और ओमेगा इधर दिया, v और ओमेगा आर दोनों की वजह से कॉन्टैक्ट पॉइंट इस डायरेक्शन में चल रहा होगा।
अगर ये कांटेक्ट पॉइंट इस डायरेक्शन में चल रहा है तो फ्रिक्शन तो इधर ही है। ये फ्रिक्शन अब v को भी रिड्यूस कर रहा है और ओमेगा को भी रिड्यूस कर रहा है। फिर से ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर तुमने बॉल को ऐसा कुछ मोशन दिया, ऐसा उल्टा स्पिन, तो रोटेशन की वजह से ये कांटेक्ट पॉइंट आगे जा रहा है और ट्रांसलेशन की वजह से भी आगे जा रहा है। इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी इनफैक्ट v प्लस ओमेगा आ रहा है। तो जब कांटेक्ट पॉइंट आगे की तरफ घिसट रहा है तो नेचुरली फ्रिक्शन पीछे होगा। अब ये फ्रिक्शन जो है v को कम करेगा, रिटार्डेशन, और ये फ्रिक्शन आप देखिए ऐसा टॉर्क दे रहा है तो ओमेगा को भी कम करेगा। तो v और ओमेगा दोनों को इसने कम करना शुरू कर दिया। लेट अस से इनिशियली v की वैल्यू बातचीत में आसानी के लिए 20 और ओमेगा r की वैल्यू मान लेते हैं 40 थी, 1 मिनट मान लेते हैं। अब v और ओमेगा r दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, तो हो सकता है कि v 0 हो जाए और उस समय कुछ स्पिनिंग ओमेगा r बचा रह जाए, ओमेगा बचा रह जाए, दोनों एक साथ 0 हो, ऐसा तो संभव नहीं। तो थोड़ी देर के बाद इस बॉल की सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि इसका चलना तो रुक गया और ये अभी भी स्पिन कर रहा है। अब ये कांटेक्ट पॉइंट अभी भी आगे जा रहा है, इसलिए फ्रिक्शन अभी भी पीछे होगा। अब ये फ्रिक्शन बॉल को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देना शुरू कर देगा और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि फिर से प्योर रोलिंग v इज इक्वल टू ओमेगा आर इन दिस डायरेक्शन शुरू हो गया। तो फ्रिक्शन हर हाल में इस मोशन को रोलिंग मोशन में कन्वर्ट कर ही देता है। पर हमारा क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ, ऐसा आपने v दिया, ओमेगा दिया उल्टा, और फ्रिक्शन अपना काम कर ही रहा था, और हमने देखा ये कि बॉल की वेलोसिटी और ओमेगा दोनों एक साथ रिड्यूस होकर 0 हो गए। दोनों बॉल, ये जैसे मैंने कहा कि इस समय बॉल चलता 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 v 0 हो गया, ओमेगा कुछ बचा रह गया, नहीं, v भी 0 हो गया, ओमेगा भी 0 हो गया, बॉल एकदम स्टेशनरी रेस्ट में आ गया। ऐसा ही देखा गया जब आपने इसको हिट किया। उसके बाद हम देखते हैं, थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि जस्ट ए मिनट, थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि ये बॉल चलता चलता रुक गया। तो हमें बताना है कि ये जो हिट किया गया था, ये जो इंपल्स आपने दिया था, ये वर्टिकल से किस एंगल पे आपने ये इंपल्स लगाया था। एक बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगाया था, फोर्स इनटू टाइम एफ डेल्टा टी ये इंपल्स है। तो आपने ये जो ठोकर मारी थी बॉल को, ये वर्टिकल से किस एंगल पे ठोकर मारी थी, जिससे कि बॉल इनिशियली तो रोल करेगा विद स्लाइडिंग, लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि v और ओमेगा दोनों एक साथ 0 हो गए। ऐसा होने के लिए आपको किस एंगल पे हिट करना चाहिए, ये बेसिकली क्वेश्चन है। अगर आप पूरी क्वेश्चन की भावनाओं को समझ गए तो अब चाहे तो वीडियो जरूर पॉज कर दीजिए, मैंने काफी कुछ हिंट दिया आपको, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक रूटीन तरीका यही होगा सॉल्यूशन करने का कि हम सेंटर के अबाउट में बॉल के ऊपर फोर्स का टॉर्क लिखें, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, इक्वेशन से अल्फा निकालें, फोर्स का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो भी था वो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जिम्मेदार है, तो एफ डेल्टा टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज इन हॉरिजॉन्टल मोमेंटम हो गया, और फिर इस फोर्स का सेंटर के अबाउट जो टॉर्क आया, टॉर्क इनटू डेल्टा टी, वो एंगुलर टॉर्क हो गया, एंगुलर इंपल्स हो गया, विच इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ऐसा लिख के पहले हम इनिशियल v और ओमेगा लिखें और मान लें कि t सेकंड के बाद वेलोसिटी और ओमेगा हमने कैलकुलेट की यूजिंग ए एन अल्फा, और फिर देखा कि v को भी 0 किया, ओमेगा को भी 0 किया, इक्वेशन मिला, सॉल्व किया। थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ये क्वेश्चन वैसा है नहीं, क्वेश्चन एक स्टेप का क्वेश्चन है। अगर आप ये समझें एंगुलर मोमेंटम, अगर ये बॉल फाइनली रुक गया तो इसका एंगुलर मोमेंटम तो खैर किसी भी पॉइंट के अबाउट 0 ही हो गया, रुक गया। तो ठोकर लगने के बाद जब ये बॉल चला तो इसके ऊपर यहां एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, एक mg फोर्स लग रहा है, वेट लग रहा है, ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं। अगर हम कॉन्टैक्ट पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट, भले ही बॉल आगे चला जाए, हमारा पॉइंट यही रहेगा। बॉल जैसे यहां पे आ गया मान लो, तो नॉर्मल रिएक्शन और mg तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। प्लीज मेरी बात को ठीक से समझो, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बॉल इनिशियली यहां था और थोड़ी देर के बाद यहां आ गया, लेकिन इनिशियली जहां था, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस का टॉर्क हर समय 0 है। जब बॉल यहां आ गया तो भी फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, इसका टॉर्क ए के अबाउट 0 है,
और नॉर्मल रिएक्शन का एक टॉर्क है, mg का भी एक टॉर्क है, दोनों बैलेंस कर देंगे। पॉइंट ए के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क और mg का टॉर्क, द टू फोर्सेज आर इक्वल और ये डिस्टेंस भी इक्वल है। तो नॉर्मल और mg का मिलकर के ए के अबाउट कोई टॉर्क नहीं होता है, फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन वहीं से पास हो रहा है। तो एक्चुअली में जब बॉल ठोकर लगने के बाद चलेगा तो इस पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स का कोई टॉर्क नहीं है बॉल के ऊपर, और किसी भी बॉडी के ऊपर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं हो तो उस पॉइंट के अबाउट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, इजंट इट? तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व है, और हमें यह पता है कि फाइनली ये बॉडी रेस्ट में आ गई। तो रेस्ट में आ गई तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम या किसी और पॉइंट के अबाउट जीरो ही हो गया। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है और फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए जीरो है। इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम भी ए के अबाउट जीरो था। बॉडी का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए भी जीरो ही था, तब तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी जीरो है। क्यों? फिर से सुनिए, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए कंजर्व्ड है। कैसे पता? पॉइंट ए के अबाउट किसी भी समय में बॉडी के ऊपर कोई टॉर्क नहीं है, टॉर्क नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। एल इनिशियल एल फाइनल के इक्वल है। एल फाइनल कितना है? जीरो। तो एल इनिशियल कितना था? जीरो। तो ठोकर लगने के तुरंत बाद बॉल कुछ ऐसा चला कि पॉइंट ए के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम जीरो होना चाहिए। अब पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ठोकर लगने से जीरो रहा। ठोकर लगने के पहले क्या था? जीरो। ठोकर लगने के पहले, चोट लगने के पहले पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या था? जीरो। चोट लगने के बाद पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या है? जीरो। मतलब चोट लगने से पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम नहीं बदला। पॉइंट ए के अबाउट चोट लगने से एंगुलर मोमेंटम नहीं बदला। इसका मतलब इस चोट की वजह से पॉइंट ए के अबाउट कोई टॉर्क एक्ट नहीं हुआ। ये फोर्स ऐसा लगाया गया कि पॉइंट ए के अबाउट बॉडी पे कोई टॉर्क नहीं लगा। अगर टॉर्क होता तो इसमें कुछ एंगुलर मोमेंटम आ जाता, लेकिन अभी अभी हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए इज जीरो। चोट लगने के बाद, चोट लगने के पहले तो सब कुछ रेस्ट में है, जीरो है ही, है कि नहीं? तो चोट लगने के पहले जीरो, चोट लगने के बाद जीरो। मतलब ये जो चोट लगा उसकी वजह से पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम नहीं बदला। ये कैसे होगा? जब इस फोर्स की वजह से पॉइंट ए के अबाउट कोई टॉर्क एक्ट ना करे। क्योंकि ध्यान से देखिए, नॉर्मल रिएक्शन और एमजी की वजह से तो फिर से कोई टॉर्क एक्ट नहीं करना इस पॉइंट के अबाउट, फ्रिक्शन की वजह से भी कोई टॉर्क एक्ट नहीं करना इस पॉइंट के अबाउट। तो वो जो चोट वाली फोर्स है उसकी वजह से भी कोई टॉर्क ना हो तो ही हमारी बात बन पाएगी। इसका ये मीनिंग हुआ कि वो जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, जो आपने चोट लगाई है, उसका लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास होना चाहिए। दैट मीन्स फोर्स आपने इस लाइन के अलोंग लगाई है। तो जब आपने चोट किया तो पॉइंट ए के अबाउट कोई टॉर्क नहीं था, कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था पॉइंट ए के अबाउट। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आफ्टर द किक इज जीरो, और वो कंजर्व्ड है पॉइंट ए के अबाउट, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। तो फाइनली भी हमें जीरो मिला, बॉल फाइनली एकदम रुक गया, ओमेगा भी खत्म, वी भी खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेसिकली। अब हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है कि वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना है। ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल बताना है। ये एंगल आप आसानी से बता सकते हैं। ये रेडियस आर है, ये क्वेश्चन के मुताबिक ये r/2 है, ये भी r है। देखिए इस ट्रायंगल में ये r है, ये r/2 है। तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली x, ये वाली लेंथ, ये आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, √r² - r²/4। ये पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल, दिस इज r, दिस इज r/2। तो ये x मिल गया आपको। अब ये बड़े वाले ट्रायंगल को देख लीजिए, ये बड़े ट्रायंगल को देख लीजिए। tan थीटा इज x डिवाइडेड बाई 3r/2। सो tan थीटा इज x डिवाइडेड बाई 3r/2, जहां x की ये वैल्यू है। सो दिस इज द आंसर। काफी कॉन्सेप्चुअल ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर समझने में कोई दिक्कत हुई है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए। मैं अक्सर जो समझता हूँ, यहीं पे एक छोटी सी सलाह आपको देना चाहूँगा कि हम अक्सर वीडियोस को, मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, कोई भी वीडियो देखते हैं तो जंप कर करके देखते हैं। एंटरटेनमेंट का वीडियो और एजुकेशन के वीडियो में फर्क होता है। आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, या तो मत देखिए।
क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो टीचर के भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे कि वो कैसे सोच रहा है। आपको उसकी सोच को पकड़ना है, आपको क्वेश्चन के आंसर को नहीं पकड़ना है, आपको उस टीचर के सोचने के तरीके को पकड़ना है। तो मेरी सलाह है, कोई भी एजुकेशनल वीडियो बिल्कुल फुर्सत में आराम से अच्छे से बैठ के देखिए और उसको पूरा ही देखना चाहिए। अनटिल अनलेस कि आपको लगता है कि ये पूरा 15 मिनट का थ्योरी मुझे आता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, बट अदरवाइज मेरी सलाह है कि उसको पूरा देखिए तो ही आप सीखते हैं। हम अक्सर इस हड़बड़ाहट में रहते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम और क्वेश्चन देख लें। जी नहीं, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना 50 क्वेश्चन को यहाँ वहाँ करके कुछ कुछ करके आंसर मिलाने से बेहतर है। तो जिस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको समय दीजिए, आराम से समझिए, फिर अगले क्वेश्चन पे जाइए। थैंक यू।